अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद बनने वाली जोड़ तोड़ की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये असम्बली ऐसे माहौल में बनी है जब सियासी पोलराइजेशन पीक पर है और पिछले इलेक्शन की जो इलेक्टोरल कॉन्ट्रोवर्सीज थी वो अब तक हल हो नहीं पाई हैं। अब फैफन ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि अगरचे इस असम्बली में पार्लियामेंटेरियंस की अटेंडेंस अच्छी रही मगर लेजिस्लेशन का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा। और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रूप में जो पीटीआई इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी की सूरत में मौजूद है। 84 अरकान हैं और ये रिपोर्ट ये कहती है कि असेंबली फ्लोर का ज़्यादा इस्तेमाल अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने या पॉइंट ऑफ ऑर्डर की निशानदेही में वेस्ट होता रहा है। 100 दिनों में सिर्फ एक बिल पेश हुआ और वो था मनी बिल। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी के हवाले से इसमें बात की गई है कि सिर्फ 10% रही है जो कि उनसे पहले आए 2 वज़ीर आज़म से बहुत कम है, यानी खान साहब की 29% थी और नवाज शरीफ की अटेंडेंस जो थी 26% थी, यानी पहले फर्स्ट 100 डेज़ में। फिर रिजर्व सीट्स का मसला अभी तक बरकरार है, उसकी वजह से अभी 26 सीटें खाली हैं पार्लियामेंट की। इसके अलावा अच्छी बातें भी हैं कुछ, हुई है कि एक तो जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर काम हुआ है, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के लिए पार्लियामेंट को सेफ स्पेस बनाने की कोशिश की गई है। पार्लियामानी कमेटी बनाई गई है जो ख़ास तौर से ख़वातीन के इशूज़ को हाईलाइट करे और पार्लियामेंट को मोर इंक्लूसिव टूवर्ड्स वुमेन पार्लियामेंटेरियंस बनाने की कोशिश की गई है। तो कैसे रहे हुकूमत के 100 दिन, इसी पर बात कर के पहले से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, किसी भी गवर्नमेंट को जज करने के लिए ज़ाहिर है 3-4 पहलू होते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव कारकर्दगी होती है, फिर इकोनॉमिक कारकर्दगी होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कारकर्दगी भी होती है, फिर ज़ाहिर ह्यूमन राइट्स की चीज़ें भी आ जाती हैं बीच में। फैफन ने तो लेजिस्लेटिव कारकर्दगी की बात की है, मगर अगर बाकी तमाम शोबे भी देखें तो आपको कैसी लगी है कारकर्दगी पहले 100 दिन की? शुक्रिया रामीन। देखिए, इस वक्त ये हमारा 92 से लाइव प्रोग्राम जा रहा है जी, और हमें पहले इतला मिली थी कि कुछ 6-6:30 बजे कौन से खिताब करेंगे हमारे वज़ीर आज़म साहब। अभी ये इतला मिली है कि शायद को 9:20 पे होगा जी। तो ऐसे ही हम लोग गपशप लगा रहे थे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत था। अच्छा, तो मैं आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब जो कौन से खिताब कर रहे हैं उसमें क्या बातें होंगी उसके बाद तज्जिया पेश करेंगे। अच्छा, हम सारे बैठे हुए हैं बताने के लिए कि 100 दिन में क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए गए, क्या क्या बातें होंगी और क्या बातें नहीं होंगी। अच्छा, इब्तिदा इस तरह से होगी कि हमने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत की भागदौड़ संभाली। फिर खान का जिक्र आएगा कि उसने जो जिल्लतें छोड़ दी माशी तौर पे, सियासी तौर पे, उनका जिक्र आएगा। को 9 मई का हवाला भी दिया जाएगा। देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें होगी ना वो ये कि इस हुकूमत ने मईशत बहाली का जो है ना वो बीड़ा उठाया, फिर बजट भी दे दिया। सीपैक के बारे में वो बात करेंगे, वो ये तो बताएंगे कि सीपैक की अपग्रेडेशन हो गई, लेकिन वो शायद ये नहीं बताएंगे कि उनकी मुलाकात के बाद जो उनको होमवर्क मिला है, और ख़ास तौर पे ये कि जी आपने वो जो 12 बनाने थे इकोनॉमिक जोन्स, फिर वो 9 हो गए, फिर उसके बाद एक ही बना रशाकई में और उधर भी कोई कंटेनर ही खड़ा है। तो वो ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, वो ये बताएंगे कि अब ये होगा। अच्छा। उसके बाद दहशतगर्दी की वो बात करेंगे, कुछ सिलसिले में जो जो बातें हुई, TTP का जिक्र आएगा, अफगानिस्तान इंडिया का जिक्र आएगा और उसमें दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने की बात होगी। जो वो तुर्रा इम्तियाज़ करेंगे फॉरेन पॉलिसी में वो ये कि जी पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 2 साल के लिए। वो ये नहीं बताएंगे कि ये एक रोटेशन की बात है, ये एक रूटीन की बात थी। पहले भी 7 मरतबा पाकिस्तान बन चुका है इसका मेंबर, और हमने तो कुछ नहीं देखा वहाँ पे। यही मुनीर अकरम साहब थे, यही मुनीर अकरम साहब अभी भी होंगे। कश्मीर पे तो हमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई। बजट की बात करेंगे लेकिन महंगाई की बात नहीं करेंगे। वादे वईद किए जाएंगे कि जी अब जो है ना वो 100 दिन तो हो गए लेकिन आइंदा हम ये करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होगा बातों बातों में। SIFC का जिक्र वो ज़रूर करेंगे उस सिलसिले में जो उनके दौरे हुए हैं, जो इस हुकूमत ने दाएँ बाएँ यानी की हैं बातें, उसका जिक्र आएगा। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि अभी तक कोई प्रैक्टिकल लेवल पे प्लेजेस के अलावा हमारे पास कोई बड़ी रकम जो है वो जो $100 बिलियन आने थे उसमें से आई, वो ये नहीं बताएंगे। निजकारी की वो बात करेंगे और उसमें वो जो लिस्ट है वो नहीं बताएंगे
कि क्यों कुछ लोगों को यानी कुछ एरियाज को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट करके अलग कर दिया और क्यों वो नहीं किया गया। इसके अलावा जनाब अली दहशतगर्दी, हाँ मैंडेट चोरी की बात वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो खान का जिक्र तो जरूर करेंगे बातों बातों में कि जी वो यानी उनके ज़माने में ये हुआ और उनकी वजह से बड़ा फसाद फैल रहा है, लेकिन वो शायद कौम को ये नहीं बताएंगे कि अब उन्होंने खान के साथ करना क्या है या खान के साथ होना क्या है। देखिए ये जो क्या खोया क्या पाया है ना रामीन, ये नॉर्मली यानी अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो 100 दिन जो हैं वो किसी नए लीडर को, कोई नया लीडर आए तो वो 100 दिन में बताता है जी मैंने ये 100 दिन में ये किया। अब इनकी तो हुकूमत, अभी हुकूमत पीडीएम में यही थे, फिर उसके बाद ये केयर टेकर्स आए और उसके बाद वो फिर हुकूमत में हैं, पंजाब में इतने अरसे से हुकूमत है। तो मुझे वो जो क्लासिकल उसका आइडिया है ना 100 दिन वाला, वो इधर नहीं है। वो सिर्फ ये है कि बताना है कि और होप दिलाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, कौम को होप दिलाएंगे। अच्छा। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि रिलीफ उन्होंने क्यों नहीं दिया। वो ये आपसे बात करेंगे कि अशराफिया पे हमने टैक्स लगाने की बात की है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इस अशराफिया से टैक्स लेने के लिए, अशराफिया से टैक्स लेने के लिए क्या लाहे अमल तय किया है। सही बात है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे अगर वो बात करेंगे तो दूसरी तरफ भी फिगर्स हैं, जो सड़कों पे हो रहा है, जो कराची में खास तौर पे हालात हैं, तो इस तरह की बातें होंगी। मेरे से पूछेंगी आप तो मैं तो एक फिक्रे में बताऊंगा मौजूदा हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी, और वो एक फिक्रा इज एज फॉलोज। इस हुकूमत ने इन 100 दिनों में जैसी तैसी भी थी हुकूमत चलाई है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को। अच्छा जी, चलें ठीक है, जैसी तैसी भी थी हुकूमत तो चलाई है। राव खालिद साहब, हमें बचपन में जब रिजल्ट कार्ड मिलता था ना तो उस पर बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स होते थे टीचर्स के, कभी लिखा होता था एक्सेलेंट, फिर कभी सेटिस्फैक्ट्री, फिर इस तरह के भी कमेंट्स होते थे कि कुड हैव डन बेटर, यू हैव मोर पोटेंशियल, वर्क हार्ड। तो अगर आपने ये रिमार्क्स देने और शहबाज शरीफ साहब की रिपोर्ट कार्ड हो आपके सामने तो आप उस पर क्या रिमार्क्स लिखेंगे? आप पर्चा खुद देती थी ना या आपकी जगह पे कोई और बैठ के देता था? जी जी, मैं खुद देती थी। तो और पर्चा शहबाज शरीफ साहब की जगह कौन? अगर आप पर्चा खुद देती थी तो ये फिर कौन आउट कर रहा है पेपर? जी वो उसी तरह से फिर रिमार्क्स मिलते हैं। जब आप पर्चा, शहबाज शरीफ साहब ने जब ये पर्चा हल ही नहीं किया तो उनको एक्सीलेंट कह दें या नॉट एक्सीलेंट कहें, अच्छा, या बैड कहें या गुड कहें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ। मसला ये है कि वो यकीनन जो कुछ भी होगा उनको क्रेडिट या डिसक्रेडिट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही जाएगा, और उनको वो सुनना भी चाहिए और उसका जो भी फीडबैक आता है उसके ऊपर रिएक्ट भी करना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, हम पहले तो देखते हैं कि चैलेंजेस किस किस्म के थे। एक तो बड़ी बेसिक सी बात है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट की केयर टेकर शामिल करके ये एक तसलसल में आ रही है। तो पॉलिसी चेंज नहीं है, लीडरशिप का बहुत बड़ा चेंज नहीं है, तकरीबन वही चीज़ें चल रही हैं और उसी तरह से चल रही हैं, और उन्हीं लाइंस के ऊपर उन्हीं पॉलिसीज़ के साथ वो चल रहे हैं। इसलिए 100 दिन को हम अलहदा से करके गिन लें, भले उसमें शामिल करके गिन लें, तो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है। उसमें हम चैलेंजेस देख रहे थे, क्या चैलेंजेस उनके थे। सबसे जो बड़ा चैलेंज था वो था माशी चैलेंज, और उसके साथ था पॉलिटिकल चैलेंज, सियासी इस्तेहकाम की जो हम बात करते हैं। तो माशी फ्रंट के ऊपर अभी तक जो हमने देखी उनकी एफर्ट्स, जो उन्होंने दौरे किए हैं, जो कोशिशें की हैं, IMF से जो नेगोशिएशन की है, आखिरी ट्रांच ली है पिछले जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था उसकी, और अब अगले के लिए मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं। तो उसमें भी हम उनसे IMF से पैसे लेने की कोशिश करें। उसके बाद हमने सऊदी अरब से कोशिश की, उसके बाद हमने चाइना से कोशिश की। तो मुआशी तौर पे जो हमारी डिपेंडेंस है मईशत की ऑन ट्रैक लाने की या उसको ठीक करने की या चलाने की, वो स्टिल जो हम 70 साल से जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह से है। कि हमने बैरूनी इमदाद पे और बैरूनी मदद से, इंटरनेशनल डोनर से या जो फंडिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, उनसे करना है। अपने तौर पे हमारी जो काविशें हैं वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं है और ना हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा।
उसके बाद जो इमीडिएट चैलेंज था वो हुकूमत की तश्कील का था, वो भी आपने देखा, मैं ज़्यादा उसमें तबसरा नहीं करना चाहता। जिस तरह हुकूमत रातों रात कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद एकदम से बन गई, पहले बन ही नहीं पा रही थी, तो वो बन गई। मैंडेट की बात भी हम अदालतों पे छोड़ देते हैं कि किस तरह से उसको फैसला करते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आपके अपने अलाइज के साथ एक तो आपने चलना है, उनको साथ लेके चलना है। उसमें आप देख रहे हैं अभी पीपल्स पार्टी बजट के ऊपर नाराज होकर बैठ गई है। तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। केपी बतौर सूबा वो आपकी कन्फ्रंटेशन उस तरफ है। सिंध में अगर हो जाती है तो यह ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, सिंध में होगी तो बलूचिस्तान में भी होगी क्योंकि वहाँ भी पीपल्स पार्टी है। फिर उसके बाद पंजाब के साथ भी लड़ाई तो नहीं, लेकिन जिस तरह पंजाब सोच रहा है या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है उसमें भी काफ़ी अप्रोच में फ़र्क है, काफ़ी सारा डिफरेंट तरीके से। पंजाब में कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाए, लोगों को किसी तरीके पॉलिटिकली वापस लाया जाए अपने वोट बैंक को, जबकि मरकज़ में जो इस किस्म की कंपल्शंस हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म बहुत खुल के वो काम नहीं कर पा रहे। और जिस तरह जहाँ तक इमरान खान साहब या पीटीआई से मुज़ाकरात की बात है, उनको लूप में लेने की बात है, उस तरफ भी कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं है। बल्कि उस वक्त जो खलीज है बहुत बड़ी थी, वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, उसमें कभी की कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसके बाद एक जुडिशियल क्राइसिस आता है। 6 जजेस खत लिखते हैं, उसको हुकूमत जिस तरह से हैंडल करती है, बल्कि मिस हैंडल करती है, उससे वो मसाइल काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। ये कह लें कि जुडिशरी और जो हुकूमत है आमने सामने एक तरह से खड़े हो जाते हैं। उसको हल करने की बजाय उसमें तेल छिड़का जाता है ताकि वो आग भड़के, और हमारे वज़ीर कानून ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया उस चीज़ को ख़राब करने में। तो वो एक क्राइसिस है। लेटली हम देखते हैं पहला बजट इन्होंने 100 दिन के अंदर दिया। उस पर आप फीडबैक देख लें, जिस किस्म का आ रहा है, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, जो उसमें जो कुछ किया गया है, जो कुछ करना चाहिए था, जो कुछ नहीं करना चाहिए था, कोई सिमत का तयन होना चाहिए था, माशी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कोई काविश नज़र आनी चाहिए थी, हमें कहीं नज़र नहीं आती। ले दे के कल रात को जो आखिरी उन्होंने काविश की है, पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे सस्ता किया है, बिजली ठीक है जी, लेकिन पेट्रोल सस्ता कर दिया और बिजली महंगी कर दी, ठीक है। हाँ जी, बिजली बढ़ा दी। अब फ़र्क क्या है दोनों में? पेट्रोल हर 15 दिन बाद जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो रिव्यू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर 15 दिन के बाद वो 10-15 रुपए महंगा कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे? फिर इस पे पेट्रोलियम लेवी लगनी है, जो खजाना साहब ने हमें बताया कि वो ग्रेजुअली हम लगाना शुरू करेंगे। नया माली साल शुरू होगा तो उसमें ग्रेजुअली लगाना शुरू होगा, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिजली के बारे में ये है कि बिजली की कीमत जब बढ़ जाती है तो वो फिर हमेशा के लिए बढ़ती है। उसने 15 दिन बाद रिवाइज नहीं होना, उसने बढ़ना ही है फिर, ठीक है। इसलिए ये कोई रिलीफ अगर कंपैरिजन में हम देखें तो पेट्रोल प्राइसेस पे वक्ती तौर पर रिलीफ है। ईद पे लोग मेरे के सफ़र में को 500-700 रुपये बच जाएगा लोगों का जिन्होंने लंबा सफ़र करना है। लेकिन बिजली के उधर जो खाता पूरा किया गया है वो बहुत, और उससे एक नई वेव आएगी महंगाई की इसके साथ साथ, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी नेचुरली जब इस तरह से होती है। एक अच्छा रिलीफ दिया जो इमरान खान साहब ने दिया था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और ओवरऑल इंडस्ट्री को, बिजली के ऊपर जो रिलीफ दिया है वो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, मैं गुड बैड एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव कारकर्दगी, एवरेज कह लें, चलें ठीक है, बिलो एवरेज कह लें, तो कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट, कीप ट्राइंग हार्डर। साकिब, कैसी कारकर्दगी थी आपके ख्याल में 100 दिनों की अगर बात की जाए? और दूसरा ये कि ज़ाहिर 100 दिन अब गुजार लिए शहबाज शरीफ ने, उससे पहले भी वो सरबराह थे ज़ाहिर PDM के, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। विज़न क्या नज़र आया आपको, उनकी अप्रोच कैसी लगी? क्योंकि ज़ाहिर उनके साथ एक ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे पंजाब में जब थे, शहबाज स्पीड, ये तमाम चीज़ें, ये पोर्टफोलियो उन्होंने बरकरार रखा है वज़ीर-ए-आज़म बन के? एक तो जब ये 2018 में PTI की हुकूमत आई तो पहले 100 दिन के बाद जब उनकी कारकर्दगी उन्होंने बतानी थी तो इश्तिहारात बड़े बड़े शाये हुए मुख्तलिफ अखबारात पे कि उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि हम मसरूफ़ थे। अब हो सकता है कि ये भी जो है वो इसी तरह मतलब सोच रहे हो कि हम जो है वो मसरूफ़ थे कि कुछ ना कुछ जो है वो हम करने जा रहे हैं। वो तो अल्टीमेटली वो तो एक इनके सामने टारगेट है और पहले भी था। PDM की जो हुकूमत जो अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो तकरीर में भी उन्होंने इस बात पे कि वो जो 2022 अप्रैल में हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया,
इसका मतलब ये है कि वो अपनी हुकूमत को अप्रैल 2022 से कंसिडर करते हैं कि तब से लेकर अब तक जो है वो उनकी ही हुकूमत है। फिर जो है वो गवर्नमेंट उन्होंने अल्टीमेटली डिलीवर तो करना है। डिलीवर ना करने या जो अवाम में उनकी पजीराई है, सियासी पॉलिटिकल जो है वो पजीराई, वो 8 फरवरी को हमने देखा कि उसमें काफ़ी जो है वो कमी थी। अब वो डिलीवर अगर नहीं करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अगर मरकज़ की बात करें तो मल्टीपल चीज़ें थी। एक अगर पॉलिटिकली, क्योंकि जो माशी मसाइल मौजूद हैं, वो बजट की बात तो हो गई, माशी मसाइल तो मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन उसी के साथ वो जो सियासी इस्तेहकाम है वो आना ज़रूरी है ताकि मईशत जो है वो ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जो है वो जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और उसमें अगर पिछले 100 डेज में गवर्नमेंट की देखा जाए कि उन्होंने क्या किया है, अमली तौर पर क्या किया है, और मेरी नज़र में हुकूमत ने इस पॉलिटिकली जो इतना हाई है सारे मामलात, उनको नीचे लाने के लिए अमली तौर पर इन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि इसको मजीद जो है वो करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंगेज करना है पीटीआई को तो उन्होंने कोई मैंडेट के हवाले से मतलब कह ही देते, ना बनाते जुडिशल कमीशन या कमीशन की बात करते या कोई पार्लिमानी कमेटी कहते कि ठीक है आपके मैंडेट की बात है तो हम कम। 2018 आपको याद होगा जब ये उस वक्त की अपोजिशन थी मुस्लिम लीग नून और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, तो उस वक्त की हुकूमत ने कह दिया कि ठीक है जी पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, देखें कि ये कि किसका मैंडेट चोरी हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है। अगर जो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी, ये भी कुछ तो अमली तौर पर कुछ तो करते। सारे वज़रा कहते हैं कि बात होनी चाहिए पॉलिटिकली, लेकिन हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार होता है, बहुत कुछ करने को होता है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन मैंडेट की बात आई तो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में ये हुकूमत डिसीजन मेकिंग में इतनी एम्पावर्ड नजर नहीं आ रही है। उनके हाथ में शायद चीजें हैं नहीं जैसी कि होनी तो चाहिए अकॉर्डिंग टू द बुक। नहीं, ये जो बात है, मैं और आप क्या, ये तो हुकूमत के अंदर बैठे लोग पब्लिकली आकर कह देते हैं कि ये जो ग्रिप है उनकी नहीं है। बतौर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है उनकी ग्रिप नहीं है। तो वो ग्रिप अगर ना हो, हुकूमत पर ग्रिप ही ना हो, तो फिर आप जो है वो मामलात कैसे लेकर चल सकते हैं। पिछले 100 डेज में जब ये मतलब हुकूमत तश्कील दी गई तो पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कि वो आएंगे आगे चलकर जो है वो, अभी वैसे बात बजट के बाद की हुई थी, लेकिन यह कि उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, वो नहीं बने। मतलब जो पीपल्स पार्टी है वो जो सारा बर्डन है, जो अवामी गमो गुस्सा का, जो महंगाई, बेरोजगारी, बजट, टैक्सेस, हर चीज़ जो है, तो वो गमो गुस्सा अपने कंधों पर लेने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। 100 डेज की ये भी जो है वो बात है। फिर जो बैरूनी जो है वो दौरे होने थे सऊदी अरब से भी, या सऊदी अरब का दौरा किया, चीन का किया, अगरचे वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके असरात हो सकता है समरात आइंदा आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। अभी तक बात ये कि सारे ही प्रोसेसेस लंबे होते हैं। जरूरत इस बात की होती है कि कंसिस्टेंसी से हुकूमत को चलते रहने दिया जाए। नाज़रीन, पढ़ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसे एक्निक कहा जाता है, ये मुआशी एतबार से अहम काउंसिल समझी जाती है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अप्रूव करती है। इसकी सदारत हमेशा वज़ीर ख़जाना के हाथ में रही है, मगर तारीख़ में पहली बार इसकी सदारत वज़ीर आज़म ने अपने हाथ में ले ली है। और उनकी गैर मौजूदगी में नायब वज़ीर आज़म यानी नून लीग के फेवरेट इसहाक़ डार साहब, जिनके पास ओरिजिनली तो वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान था, मुआशी उमूर में भी अब उनकी इनपुट कलीदी हो जाएगी। ये सदारत मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, उनको ना देने की क्या वजह हो सकती है, इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, वज़ीर ख़जाना पर अदम एतमाद है? देखिए, अदम एतमाद पता नहीं है या नहीं है, लेकिन बात यह है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं उनकी हम ओवरऑल अगर देखें परफॉर्मेंस के हवाले से, तो जो बजट ही मेन हम कह सकते हैं कि बजट में या IMF की नेगोशिएशन से उसका नतीजा तो अभी निकलेगा जब निकलेगा। तो फिलहाल तो बजट ही है। अगर हम बजट को देखते हैं तो वो उसको कितना उन्होंने आज़ादी से बनाया। हम जब उसकी सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही पुराने ही हैं, वो बाबू बैठे फिगर्स चेंज कर देते हैं, इधर इतने लिख दो मिलियन, इतने मिलियन लिख दो। वो सारे वही जो परफॉर्मा होता है उसी के मुताबिक चल रहा है। क्योंकि
आपने IMF की डिक्टेशन के ऊपर आपने बजट बनाना है। ठीक है। उसके बाद इंटरनल पॉलिटिकल कंपल्शन जो आपकी हैं कि आपने अपने सियासी तौर पे अपने आप को अलाइव भी रखना है और थोड़ा सा उस पर फ़ायदा भी उठाना है सियासी, तो उस हवाले से चीज़ें होती है। जैसे कि आप जो रिटेल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर आप उस तरह से कोई स्टेप लेने में नाकाम रहे हैं और कोई पॉलिटिकल विल भी नज़र नहीं आती कि उस पर कुछ किया जाएगा। तो इस तरह से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा सके इस पूरे बजट में जिससे आप पॉलिसी की सतह पर, जिससे आप कहें कि मुल्क में टैक्स के निज़ाम में बेहतरी हो जाएगी, टैक्स के कलेक्शन में बेहतरी हो जाएगी, हुकूमती अखराजात में कोई कमी का कोई आपको सूरत नज़र आ जाएगी, या आम आदमी के लिए कोई ऐसी सूरत निकलेगी कि वो उसको रिलीफ मिले। फिर निजकारी को हम देखते हैं मंसूबे बहुत से हैं कि जी ये भी करेंगे तो इस तरह भी करेंगे, तो PIA के इतने लोगों की आ गई, फलां आ गई, तो क्या हो पाएगी? उसमें सियासी रुकावटें भी हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है वो यकीनन नहीं चाहती निजकारी स्टील मिल हो, भले PIA हो, और इसी तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, जो लोग बैठे हैं काबू करके इन इदारों को, उनका अपना इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते कि इनकी निजकारी हो। तो वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी को अगर हम इन सारी चीज़ों को सामने रख के देखेंगे, ही इज़ न्यू टू पॉलिटिक्स और न्यू टू गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में वो रहे या जो भी उनकी कारकर्दगी रही, बहुत अच्छी रही होगी यकीनन, और उनको लाया इसलिए नहीं गया कि उनकी प्राइवेट सेक्टर में कारकर्दगी अच्छी थी, बल्कि जैसे हमारे वज़ीर ख़जाना आते हैं उसी तरह से वो आए हैं, हफीज़ शेख हो जाए, हमारे नहीं तो और बहुत ऐसे वज़ीर ख़जाना राव खालिद साहब जो कि लाए गए हों इन योर वर्ड्स, तो वो तो ज़्यादा एम्पावर्ड होने चाहिए, उनकी तो ज़्यादा रेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो सिचुएशन नहीं नज़र आ रही हमें इस वक्त। एम्पावर्ड होना कहने को तो होते हैं एम्पावर्ड, लेकिन जो हमारी इंटरनल कंपल्शन, जैसे मैंने जिक्र किया, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, फिर IMF के प्रेशर्स है आपके ऊपर, फिर आपकी जो मशीनरी है जो जिसने चलाना है इस पूरे बजट की सारी या पॉलिसीज आपने बनानी, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके जो मसाइल हैं उसमें आके तो बेबस हो जाते हैं। अच्छा। बड़े बड़े लोग बेबस हो जाते हैं यहाँ पे आके, बड़े बड़े प्लान लेके आते हैं और सियाने लोग भी आए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मसला वही होता है। और ऊपर से फिर जो सबसे आपने इम्पोर्टेंट बात की, जो मैं समझता हूँ कि एक मुसलसल जो तलवार एक लटक रही होती है, पिछले दौर में भी हमने देखा PDM के मिफ्ता इस्माइल साहब थे, या वो वक्ती तौर पे, फिर अभी भी तकरीबन वैसी सूरत हाल है, आप देख लें। अब एक्निक जो है वो रवायती तौर पे ही नहीं, एक ज़रूरत है, वज़ीर ख़जाना जो है उसने पैसे तकसीम करने हैं, आपका डेवलपमेंट बजट है उसने एलोकेशंस करनी है, उसने मंजूरी देनी है उसकी, तो उसने अपनी जेब दे के वही सही बता सकता है। अब आप अगर किसी को भी बना देंगे, उसने वज़ीर ख़जाना से ही पूछ के डिसीजन लेना है, तो वज़ीर ख़जाना क्यों नहीं, जबकि आप हमेशा से होता है, तो वज़ीर आज़म उसके सरबराह अगर बन गए हैं। और फिर ये कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट कौन से हैं जिसपे आपको इतनी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ गई है कि जी इसहाक डार साहब हों या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, लेकिन ये है कि ये भी सोचना चाहिए उनको भी, हुकूमत को भी, कि इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, इसका नुकसान जो है ओवरऑल आपकी इकॉनमी को हो रहा है, इसका नुकसान अल्टीमेटली हुकूमत को होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस मसले को वंस फॉर ऑल हल कर दिया, तो उनको वज़ीर ख़जाना बना दें, या उनको मिन्नत तरला करें कि जी इधर से लाना उधर से लाना, अब वज़ारत ख़ारजा बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, एक ही बात है ना, ये तो ठीक है। नज़मुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है और इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? और दूसरा ये कि मुआशी उमूर में इसहाक डार साहब की इनपुट आना क्या मुल्क के लिए ये अच्छा है या फिर नहीं ठीक? सबसे पहले तो बात करते हैं मौजूदा वज़ीर ख़जाना की जी। ये जिस जगह से तशरीफ़ लाए हैं और जो ब्रीफ और टॉकिंग पॉइंट साथ लाए थे उन्होंने वो कर लिया है, और इसमें मैं उनको दाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने एक हर्फ भी इधर से उधर होने नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, बजट तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पहले से तैयार किया होता है, सिर्फ उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, 3-4, ये ज़रा सुनिएगा गौर से, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। 3-4 जगह होती हैं जहाँ पे के फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर करना होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे IMF, मिसाल के तौर पे कर्जा, मिसाल के तौर पे आपके IPPs वगैरह वगैरह वगैरह। तो बाकी बजट तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तैयार किया होता है, इसलिए अगर राव साहब को मुझे बिठा देंगे आप फाइनेंस मिनिस्टर, तकरीर तो लिखी हुई है, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई हुई है, वो तो बनी बनाई है,
वो जो फिल इन द ब्लैंक्स करने थे वो उन्होंने कर लिए, यानी कि मौजूदा वजीर खजाना ने। अब ये है कि बजट आ गया, तो वो जो एक मुसलसल चलता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़े इस तरह से देख रहे हैं कि यार ये तो मेरी जगह है और ये बात ठीक है। बहसीयत वजीर खारजा के अभी तक उनका बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा। ना ही फॉरेन ऑफिस के अंदर से ना ही बाहर से, वो वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह फॉरेन ऑफिस का ब्रीफ और टॉकिंग पॉइंट्स कहता है। लेकिन असल में ये है ना कि अगर आप 100 मरतबा पूछेंगे इसहाक डार साहब को और वो 100 मरतबा ही आपको कहेंगे कि अगर कोई वजारत मुझे मिलनी चाहिए तो वो वजारत खजाना है। अब पता लगता है कुछ लोगों को, मेरे जैसे जो लोग हैं जो अखबारें पढ़ते हैं और रिपोर्टें पढ़ते हैं, कि इनको डिप्टी वजीर आजम बनाया क्यों गया। हाँ, वो तो ये एक्निक भी शायद उसमें शामिल था कि उसमें चूंकि वजीर आजम ने अपने पास ले लिया। अब वजीर आजम तो मसरूफ होते हैं, उन्होंने कौम से खिताब करना है, उन्होंने फलां जगह जाना है, उन्होंने जिनीवा जाना है, चीन जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है, और जो ही वो जाएंगे पीछे एक्निक की मीटिंग होगी तो उसको हेड कौन करेगा, चेयर कौन करेगा। और अब आ गया इसहाक डार साहब का रोल। आपने ये जो पूछा ना कि क्या इसहाक डार साहब का, देखिए उनका तजुर्बा इसी फील्ड में है, ठीक है, और आप माने या ना माने, आप कहें कि जी उनके दौर में ये हुआ और उनके दौर में ये नहीं हुआ, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर कैलिबर की बात है कि इसहाक डार साहब को आपने देखना है तो वो वजारत खजाना में ही आपको जचते नजर आते हैं। अच्छा। रही अपने मौजूदा वजीर खजाना की कारकर्दगी, बजट तो तकरीबन तैयार था, जिस तरह मैंने कहा उन्होंने खाली जगह पूरी करनी थी। और आप नोट कीजिए कि ये वजीर खजाना जो इस वक्त के हमारे हैं, ये उसी तरह से होगा जिस तरह से कि आज से 10 साल बाद अगर ज़िंदगी रहती है और मैं और आप मौजूद हैं, पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ताला रहेगा ही रहेगा। अगर हम जिंदा हैं तो हम देखेंगे कि जिस तरह शौकत अजीज़ साहब को या बाकी जो वजीर ख़जाना बाहर से आते रहे, हफीज़ शेख साहब जैसे, उनको कुछ सवालों का सामना करना पड़ेगा, या औरंगजेब साहब को अभी नहीं, अच्छा उस वक्त, और वो उधर से बाहर से ही जवाब देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और उसमें निजकारी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि यानी इनको शौकत अजीज साहब को भी पूछा गया, इनको भी पूछा जाएगा। और उस वक्त इस वक्त की हुकूमत के लोग ये कहेंगे जी वो तो हमारे पास था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त के फोपे की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त की गलतियों की, वो हवा में तहलील हो जाएगी। वो जो बाहर है वो कहेगा जी मैं तो आया था, मुझे तो कहा गया था, मैंने ये किया। जो इधर है वो कहेंगे जी हमने तो ये किया ही नहीं। लिहाजा ये बात तय है कि तारीख इसमें दोहराती है अपने आप को। एक इस वक्त की आखिरी बात, वजीर आजम ने अपने इस खिताब में जिस पे हमने बात की है अभी, एक बात उन्होंने और की है। क्या? उन्होंने ये कहा है कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। ठीक, मुझे बता दीजिएगा कि इस वजीर खजाना का बजट पेश करना और बजट से पहले बनना, या माजी को हमें पता नहीं है, या फिर माजी से हमने सबक सीखा नहीं है, या फिर ये बातें सिर्फ तकरीरी हद तक है। ठीक है। वेलकम बैक जी। T20 क्रिकेट की तारीख में पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान पहले ही राउंड से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान टीम जो एक अरसे तक T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी करती रही, ICC की रैंकिंग में नंबर 1 रही, एक वर्ल्ड कप भी जीती, उस टीम का ये हाल हो गया है कि सुपर 8 में कोई क्वालिफाई ना कर पाई। साथ ही ये भी खदशा है कि शायद अगले वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड ही ना खेलना पड़ जाए। नजमू साकिब साहब, सर्जरी का वक्त हुआ चाहता है, कौन कौन से ऑर्गन्स निकलेंगे? देखिए रमीन, मैं तो हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ, और थोड़ा सा जो है वो मायूस भी हूँ, हालांकि मायूसी गुनाह होती है। देखिए ये हमें PCB से आई खबर। पहले तो ये बता दूं कि वर्ल्ड कप से बाहर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा। वो इसलिए कि 2 चैंपियन टीमें न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी वर्ल्ड कप से इस वक्त बाहर हो चुकी हैं, और इंग्लैंड के भी चांसेस हैं बाहर होने के। और उसमें अजीब सी बात होगी कि नीदरलैंड क्वालिफाई कर जाएगा
और इंग्लैंड नहीं जा सकेगा। अच्छा, यानी ये छोटी होता टीमें है, गेम में इस ये दफा। होता है, हर टूर्नामेंट में इस तरह के अपसेट होते हैं। ठीक। असल चीज ये है कि क्या पाकिस्तान की टीम जो गई थी वो ठीक टीम थी, क्या फैसले दुरुस्त थे? हाँ। और फिर अब जबकि आप बाहर हो गए हैं, और मैं जब देखता हूँ ना इंजमाम साहब को, इंजमामुल हक साहब को कहते हुए और यानी ठट्ठा करते हुए और मजाका उड़ाते हुए और तज़हीक करते हुए, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ही की टीम थी, हाँ। वर्ल्ड कप था और आप आयरलैंड से हार गए थे और बाहर हो गए थे। ये जो आप जब हटते हैं यानी पोजीशनों से और उसके बाद टीवी पे बैठ के और चैनल्स पे बैठ के बातें करते हैं, थोड़ा सा खुदा का खौफ भी करना चाहिए। देखिए, सर्जरी की बात हुई, पीसीबी से आया कि बड़ी सर्जरी होगी, ठीक। तो मैंने कुछ और मतलब लिया, आप लोगों ने कुछ और मतलब लिया होगा। मेरे नजदीक किस चीज की सर्जरी की जरूरत है? किस चीज की? मेरे नजदीक आपके क्रिकेट माइंडसेट की सर्जरी की जरूरत आपने है। मेरे दिल की बात कह दी नजमुल वो साहब। माइंडसेट जिसमें पर्ची चलती है, वो माइंडसेट जिसमें यह है कि मैंने ये अगला मैच पता नहीं खेलना है कि नहीं, हाँ। वो माइंडसेट जिसमें आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देते हैं, कलेक्टिव अप्रोच आपकी नहीं है। वो माइंडसेट जिसमें ये पता होता है कि अगर मैं जख्मी हो गया तो मेरी सही तरह से इन्होंने तीमारदारी नहीं करनी, मुझे लंदन नहीं भेजना, यूएसए में नहीं भेजना। वो माइंडसेट जिसमें यह है कि बाहर से ही कोई कोच आएगा। वो माइंडसेट जिसमें यह है कि सिलेक्टर्स, आप अंदाजा लगाइए ना, जी। जो सिलेक्टर्स हैं वो पर्चियों के जरिए आए हुए हैं, तो आपके ख्याल में वो पर्चियां नहीं देखेंगे। फिर ये कि माइंडसेट है कि दोस्ती निभानी है, माइंडसेट है कि ग्रुपिंग करनी है, माइंडसेट है कि मैं शाहीन अफरीदी हूं, मुझे यानी कैप्टन नहीं बनाया तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। माइंडसेट है कि मैं इमाद वसीम हूं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर हूं और मैं देखता हूं कि आप ग्रुप जो है ना वो स्टेज से भी कैसे निकल सकते हैं। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इमाद वसीम ने सिर्फ एक काम किया है, एक उसने रन आउट किया है। मुझे बताएं उसने और क्या किया है? तो माइंडसेट की सर्जरी की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त की पीसीबी या आइंदा आने वाली पीसीबी इस काबिल हैं कि इस माइंडसेट को चेंज करे। सबसे पहले ये कर लीजिए कि मान लीजिए कि ये टूर्नामेंट इस तरह के होते हैं, अपसेट होते हैं, कोई ठीक बात है, नहीं, ठीक है। माइंडसेट चेंज करें। प्लेयर्स को सिर्फ ये नहीं होता कि चुनना है आपने, जी, आपने उनको खिलाना भी होता है, उनके मोराल का भी ख्याल करना होता है और उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। और ठीक है। प्लेयर्स के लिए ये इस वक्त की आखिरी बात जी। कि खुदा के लिए इन इश्तिहारों को, इन एड्स को कितने को पैसे बना लेंगे आप? चलें। आप इन इश्तिहारों को रखिए जब आप रिटायर होंगे। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की इज्जत बात बनाइए ये है अपनी, कि पहले रिटायर खेल हो के जाते दिखाएं। हैं, ये है राव ये खालिद सारी साहब सूरत है। रिटायर हो जाते हैं खिलाड़ी और फिर उनको वापस ले आया जाता है और जो नया टैलेंट है जो परफॉर्म कर रहा होता है उनको खिलाया नहीं जा रहा होता। ये इस वक्त सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो सामने आ रहा है हमारी टीम पर। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नजमुल साहब को एंडोर्स करूंगा कि क्रिकेट बाई चांस कहा जाता है और ये चांस में कुछ भी हो सकता है। उसमें न्यूजीलैंड की बिल्कुल सही मिसाल दी इन्होंने, श्रीलंका है। अब न्यूजीलैंड के ना कप्तान बाबर आजम था, ना उनके चेयरमैन बोर्ड जो है मोहसिन नकवी था, वो फिर भी बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, राइट, इट्स अबाउट गेम। ओके। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है बुनियादी तौर के ऊपर कि हम अभी भी जो बात कर रहे हैं वो खिलाड़ियों की कर रहे हैं। हम क्रिकेट की बात नहीं करते, हम क्रिकेट पे नहीं सोचते। बोर्ड से लेके ओवरऑल जो है जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपना तबाह आजमाई जो है ना वो खिलाड़ियों पे कर रहे होते हैं। किसी को बाबर आजम से खार है, किसी को इमाद वसीम से खार है, किसी को आमिर अच्छा नहीं लगता, किसी को शाहीन अफरीदी बहुत प्यारा है। तो वो बातें ये इसी के गिर्द रहती है। हमारे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब बात होती है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, किसी के मैं अगेंस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान जब वजीर आजम थे उन्होंने, और रबीज़ राजा जब चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने पूरी जो उनका फोकस था कि पाकिस्तान के क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर किया जाए। उसमें एतराज़ात हो सकते हैं जी 6 टीमें कर दी, फलानी ख़त्म कर दी, फलानी ख़त्म कर दी, लेकिन फोकस क्रिकेट पे था, प्लेयर डेवलपमेंट पे था। उस प्लेयर्स को स्किल सेट किस तरह बेहतर करना है, उनका उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आता है, स्किलफुल प्लेयर होते हैं, कमाल के प्लेयर है हमारे पास, कोई दुनिया में उनका मुकाबला किसी से भी आप करवा ले, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वहां पे आके हम मार खाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? एजाज अहमद ने बात की थी, बड़े राह तरीके से उन्होंने कर दी और थोड़ी एथनिसिटी उसमें आ गई।
बुनियादी वजह यह है कि हमारे मोस्टली खिलाड़ी जिस जिस आते हैं, मुतवसत तबके से आते हैं या निचले तबके से आते हैं, वो एक तो जो जिस तरह के माहौल में वो पले बड़े होते हैं, उसमें तो मोहल्ले वाले भी 2 थप्पड़ मारते थे जाते जाते बच्चे को, वो क्रिकेट खेल रहा है तू, ठीक है। इस तरह वो गालियां खा के, थप्पड़ खा के, वो उस तरह से माइंड सेट और तरह का होता है। उन पर उनसे आप थोड़ा सा प्रेशर डाले, एकदम से उनका दिमाग भाग से उड़ जाता है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत माउफ हो जाती है। तो आप टीमें 7 साइकेट्रिस्ट लेके फिर रही हैं, अच्छी खासी टीमें जिनके लोग मेंटली स्ट्रांग भी हैं, हम उस पर बात नहीं करते। क्रिकेट पे तवज्जो दें, क्रिकेट की बेहतरी पे तवज्जो दें। खिलाड़ी आते जाते रहेंगे, अपना भुगतते रहेंगे जो भी उन्होंने किया है, कारकर्दगी की है, वो अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे टीम के। इसलिए क्रिकेट पे हम बात भी क्रिकेट पे होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जब होती हैं उस पर जरूर आप तबसरा करें कि गलती कहाँ पे थी। मुझे बाबर आजम की कप्तानी पे खासतौर पे फील्ड प्लेसिंग पे मुझे हमेशा एतराज रहता है, वो बहुत गलत फील्ड प्लेसिंग करता है और उसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इंडिया के खिलाफ भी, वो अमेरिका के खिलाफ भी हम इसी वजह से आ रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है, वो फिर बैटिंग नहीं कर सकता, वो खेल नहीं सकता। आप उसकी जिस तरह मर्जी ऐसी तैसी फेर दिया, अगर वो एक जगह पे फेल हो गया, लेकिन जो उसकी कारकर्दगी है उसको आप नजरअंदाज ना करें। बड़ी अच्छी आपने बात की, मेंटल हेल्थ क्रिकेट पे फोकस रखें कि रॉ टैलेंट है हमारे पास बिल्कुल, लेकिन अगर उनको ग्रूम करेंगे, उनके मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे तो ज़ाहिर है चीज़ें मज़ीद पॉलिश होंगी। रॉ टैलेंट की हम बात करें साकिब, टैलेंट हंट ज़ाहिर है किया जाता है जब भी क्रिकेट टीम्स बनानी होती हैं, निचले लेवल पे ढूंढा जाता है कि किस तरह का टैलेंट मौजूद है। इसके लिए क्या होता है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई इस तरह के इंतजाम किए जाते हों, ऐसे इवेंट्स रखे जाते हों? एक तो आज का जो ट्रेंड है वो PSL से जो है वो खिलाड़ी ऊपर ले लिए जाते हैं, और डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उससे खिलाड़ी जो है वो टीम में लेने वाला जो रुझान है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। PSL बल्कि डोमेस्टिक से अगर खिलाड़ी लिए जाएं तो मेरे ख्याल में टैलेंट ज़्यादा जो है वो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। फिर एक और जो बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि टीम के अंदर जो सियासत है किसी ना किसी तरह, और उसमें जो साबिक क्रिकेटर हैं उनका भी बड़ा रोल होता है। अब देखें कि शाहिद अफरीदी साहब ने जो आज बयान दिया है कि अगर बाबर आजम जो है वो शाहीन अफरीदी की क़यादत में अगर खेलते तो उनकी इज्जत ज़्यादा मजीद जो है वो बढ़ती। ये कैसा बयान है? मुझे तो समझ नहीं आया कि ये अजीब किस्म का उन्होंने बयान दिया है कि मतलब वो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टीम के अंदर वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मौजूद है, और फिर उसका असर ये होता है कि आपके मैच पे भी असर आता है। फिर जो आजम खान की मौजूदगी जो है वो टीम में, उसका भी आप जो है वो देख लें कि उसके पीछे क्या कोई साबिक क्रिकेटर, उनके वालिद जो है वो मोइन खान, वो बड़े एक्टिव भी हैं, बताया भी जाता है कि वो एक्टिव हैं। फिर जो अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर हैं, उनको 4 साल के बाद उन्होंने एक रिटायरमेंट ले ली थी। फिर बजाय इसके कि आपने PSL पे उन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई, बजाय इसके कि उनको कहा जाता कि आप जो है वो चले रिटायरमेंट तो वापस हो गई, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उसके बाद जो है वो वापस आए, उनको डायरेक्टली ले लिया गया। मतलब 4 साल आप पीछे चले गए, नए जो यंग लड़के थे उनको मौका देने की बजाय जो है वो आप। फिर एक और बात आ रही है कि बाबर और रिजवान पे ठीक है, क्रिटिसिज्म तो ठीक है, लेकिन बाबर और रिजवान को अगर आप टीम से निकाल दें, जो बैटिंग है आपकी बैटिंग साइड है, तो फिर पीछे बचेगा क्या जो है वो बज़ाहिर जो है वो सिचुएशन जिस तरह जो है वो लग रही है। फिर एक और बात जो है वो कि जब न्यूजीलैंड के साथ हमारी जो मैचेस हुए हार गए, फिर शाहीन अफरीदी की जो कप्तानी है वो भी तब्दीली हुई उसमें, फिर सिलेक्शन कमेटी में भी काफ़ी तब्दीलियां हुई, लेकिन वहाब रियाज साहब जो है वो वहाँ मौजूद रहे। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिनको देखा जाना चाहिए, और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको उस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट है वो आए सामने। नाज़रीन, सवालात आपके लिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।